तो आ गए सब। लो फिर मैं भी आ गई। और साथ ही साथ आ चुकी है शांग-ची मूवी। आज से 3 महीने पहले। जानती हूँ बहुत लेट हूँ, पर देर आए दुरुस्त है। रुकावट के लिए खेद है। तो चलिए अपनी मार्वल की प्लेलिस्ट को आगे बढ़ाते हैं और मार्वल की 25th मूवी के साथ, जो है शांग-ची एंड द लेजेंड्स ऑफ टेन रिंग्स। इसकी एक्सप्लेनेशन उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी हमारे चैनल पर इंट्रो। सो हेलो बिंजर्स, ये है शांग-ची लेजेंड्स ऑफ टेन रिंग्स एक्सप्लेन इन हिंदी, और आप देख रहे हैं बिंज वॉच्ड। ये मूवी स्टार्ट होती है एक वॉर जोन से, जहाँ वेनवो नाम का एक राजा अपनी फौज के साथ लड़ने जा रहे होते हैं। इस राजा के पास होती है 10 रिंग्स की अलग अलग तरह से पावरफुल होती हैं और ज़रूरत के हिसाब से ढल जाती हैं। उन्हें जो कोई भी पा लेता है वो उस पीरियड के लिए अमर हो जाता है। इस कारण वेनवो ने अपने समय में काफ़ी फाइट जीती और ये करीब 1000 साल तक चलता रहा। इस पीरियड के दौरान वेनवो ने एक टीम भी बनाई जिसका नाम भी 10 रिंग्स ही था, और धीरे धीरे उन्होंने काफ़ी गवर्नमेंट और देशों को अपने अंडर कर लिया, जिससे वो पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस हो गए। और ये 10 रिंग्स ऑर्गेनाइजेशन अब अपनी रिसर्च एक ऐसे विलेज पर कर रही थी जिसमें कहा जाता है कि मिथिकल क्रिएचर्स पाए जाते हैं, और ग्रीड ना ख़त्म होने की वजह से वो निकल पड़ते हैं उस मैजिकल जंगल में, और किसी कारण उनकी गाड़ी बड़े से पत्थर से टकरा जाती है और सारे लोग वहीं मारे जाते हैं। लकीली वेनवो उस कार से निकल गए थे और वो अपना सफ़र जारी रखते हैं। वही वेनवो उस जंगल की गार्डियन से मिलते हैं, यांग ली उसे वापस लौट जाने कहती है, लेकिन वेनवो तो ढीठ था, वो कहाँ मानने वाला था। वेनवो 10 रिंग्स की पावर शो ऑफ करने लगता है उसके सामने, बट वो गार्डियन भी कम नहीं थी, उसके मूव्स भी बहुत मैजिकल थे। और यहाँ लड़ते लड़ते वेनवो मार तो खा रहा था, बट उसे प्यार भी कर बैठा था, क्योंकि आज तक उसे अपने जैसा शक्तिशाली और स्पेशल बीइंग नहीं मिला था। अब फास्ट फॉरवर्ड होती है मूवी इनकी शादी पर। टालो यानी उस मैजिकल विलेज वाले लोगों को ये सब पसंद नहीं था, तो उन लोगों ने इनको वहाँ से निकाल दिया, और फिर हमें दिखता है बेबी शांग-ची। और यहाँ यांग ली शांग-ची को उसके पेरेंट्स की हिस्ट्री बता रही होती है, और वो उसे टालो के एक ऐसे लेजेंडरी प्रोटेक्टिंग ड्रैगन के बारे में भी बताती है। साथ ही साथ वो उसे एक ग्रीन जेम देती है और बताती है कि जब वो कहीं स्ट्रक हो तो ये जेम उसे रास्ता दिखाएगा। द स्टोरी शिफ्ट्स टू प्रेजेंट डे, जहाँ शांग-ची ने अपना नाम चेंज करके शॉन रख दिया था। बड़ा हो चुका था और एक बड़े से होटल में डोर कीपर का काम करता था, और उसके साथ उसकी एक पार्टनर भी थी, केटी। अब अगले ही दिन वो लोग अपने काम के लिए बहुत लेट होते हैं, और तभी ट्रेन में उन्हें कुछ गुंडे मिलते हैं, और वो शॉन को वो ग्रीन लॉकेट उन्हें देने कहते हैं, और मना करने पर ज़ोर ज़बरदस्ती करने लगते हैं। पर वहीं अब शॉन अपनी माँ की आखिरी निशानी बचाने के लिए अपने पूरे पोटेंशियल से लड़ता है, और कुछ बेवकूफ़ सो कॉल्ड ब्लॉगर्स इस लड़ाई को ऑनलाइन स्ट्रीम कर देते हैं। उन सब गुंडों के बीच में एक बहुत तगड़ी फाइट होती है, बट इतनी लड़ाई के बाद भी वो लोग किसी तरह उसके लॉकेट चलाने में कामयाब हो ही जाते हैं। तो उसके बाद शॉन के दिमाग में आया कि अगर उसके पिता ने उसे लॉकेट लेने के लिए गुंडों को भेजा है, इसका मतलब उसकी सिस्टर भी खतरे में है, और उसे बचाने के लिए शांग-ची और उसके पार्टनर केटी निकल जाती है मकाओ के लिए। यही सीन शिफ्ट होता है शॉन के बचपन पर, जहां वो काफ़ी छोटी उम्र में बड़े बड़े गुंडों से लड़ रहा है, ट्रेनिंग ले रहा है और अपनी स्किल्स शार्पन कर रहा है। और यहाँ भी ये पता चलता है कि उसकी मदर की डेथ के बाद उसके फादर ने उसे स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। जब वो 14 ईयर्स का हुआ तो उसके पिता ने उसे पहला मिशन शांग-ची को असाइन करा, बट उस मिशन में फेल हो जाने की वजह से उसने कभी घर ना वापस जाने का डिसाइड कर लिया और कैलिफोर्निया में रहना शुरू कर दिया। अब सीन शिफ्ट होता है मकाओ में, जहाँ वो शाइलिंग से मिलने आए थे अपनी सिस्टर से। यहाँ होती है मूवी ट्विस्ट, क्योंकि शांग-ची का फाइट वाला वीडियो काफ़ी मशहूर हो गया था, और वहीं पता नहीं कहाँ से ये लोग इलीगल फाइट क्लब में पहुँच जाते हैं, और उस फाइट क्लब में पहले से ही अबॉमिनेशन और वोंग की फाइट चल रही थी। हाँ, नाम सुने सुने तो लग रहे हैं। अबॉमिनेशन द इनक्रेडिबल हल्क का विलन और वोंग डॉक्टर स्ट्रेंज में सैंक्टम का रखवाला। अब इसके बाद लड़ाई होने वाली थी शांग-ची और एक अननोन वॉरियर से, जो मार्शल आर्ट्स को काफ़ी जानती होती है, और लड़ने पर पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि उसी की बहन होती है, जो उस पर काफ़ी गुस्सा होती है। फ्लैशबैक, उस फर्स्ट मिशन पर जाने से पहले शाइलिंग ने शांग-ची को जाने से मना किया था, लेकिन उसने नहीं सुना और अपनी बहन को वापस आने का झूठा वादा करके वापस भी नहीं आया,
और इतने समय बाद अपने भाई को देखने पर वो अपने भाई का पूरा गुस्सा उसके ऊपर निकाल देती है। वो फाइट जीतने पर जब वो दोनों बात करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये लॉकेट का चक्कर इनके फादर की ही चाल है। अब अचानक से वहाँ पर कुछ वॉरियर्स आ जाते हैं। इससे बचकर शाइलिंग तो निकल जाती है, लेकिन वहाँ केटी और शांग-ची बच जाते हैं। अब यहाँ पर इन वॉरियर्स की और शांग-ची की बहुत तगड़ी लड़ाई होती है और ऐसा लगता है कि केटी यहाँ मारी जाएगी। तभी वहाँ शाइलिंग आ जाती है और वो दोनों भाई बहन सबसे मिलकर लड़ाई करते हैं। और जैसे ही शांग-ची वॉरियर को मारने ही वाला होता है, वहाँ उसके पिता आ जाते हैं और उसे शाबाशी देते हैं। फिर वो तीनों जाते हैं अपने पिता के साथ एक अननोन आइलैंड पर, जहाँ पूरी 10 रिंग्स की टीम अब बहुत बड़ी हो चुकी थी। अब सीन शिफ्ट होता है डिनर टेबल पर, जहाँ वेन वो शॉन को फिर से उस टीम को ज्वाइन करने के लिए बोलता है और बताता है कि उनकी शादी और बच्चे होने के बाद, यानी यांग ली और वेनवो की शादी होने के बाद उन दोनों ने अपनी पावर्स यूज़ करना छोड़ दिया था। वो नॉर्मल लोगों की तरह जीना शुरू हुए थे और इतनी फाइट्स करने के बाद वेनवो को दुश्मनों की कमी नहीं थी और इसीलिए एक मौका परस्त गुंडे ने यांग ली को जान से मार दिया। लेकिन कुछ ही दिन पहले वेनवो ने एक किताब में टालो यानी उस मैजिकल विलेज के बारे में पढ़ा और उसमें लिखा था कि यांग ली उस दरवाजे के पीछे छुपी हुई है। उस विलेज में एक जादुई दरवाज़ा कहते हैं और उसके पीछे उससे यांग ली की आवाज़ आ रही थी। जब शांग-ची इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता तो उसके पिता उन दोनों को लॉकेट लेकर एक ड्रैगन की आंख में लगा देते हैं और फिर मानो जैसे कि वो ड्रैगन जिंदा हो गया हो। तभी वो उसकी मदद से टाइम रोक देता है और फिर वहाँ पड़े पानी में कुछ पाथ दिखाई देता है जो एक्चुअली टालो में घुसने का रास्ता था, उस जादुई जंगल से होकर। वैसे तो ये जंगल जो भी वहाँ जाने की कोशिश करता था उसे वहीं नष्ट कर देता था, लेकिन साल में एक ऐसा दिन होता था जब वो पूरा पाथ अपने आप खुलता है और रास्ता दिखाता है, और वो एक दिन अब से 3 दिन बाद होने वाला था। वेन वो डिसाइड करता है कि पूरी 10 रिंग्स की टीम वहाँ जाएगी और यांग ली को बचा कर ले आएगी। लेकिन जब शांग-ची उनकी टर्म्स नहीं मानता तो उनके बीच थोड़ी लड़ाई होती है और वेनवो इन तीनों को एक जगह पर बंद कर देते हैं, जहाँ पर उन्हें एक और आदमी मिलता है जिसे वेनवो ने ही वहाँ बंद रखा था। अब बैक स्टोरी वो बताता है और ये भी बताता है कि उसके पास एक मैजिकल पेट क्रीचर है, मॉरिस। वो बोल नहीं सकता, लेकिन ट्रेवर यानी वो आदमी उस क्रीचर की पूरी तरह से बात समझता है। अब शांग-ची चाहता था कि उसके पिता से पहले वो उस विलेज में जाकर उन लोगों को आगाह कर दे, तो वो तीनों ट्रेवर और मॉरिस के साथ निकल जाते हैं। काफ़ी लोग बीच में ऑब्स्टैकल बनते हैं, लेकिन अब स्टोरी आगे तो बढ़ानी ही थी। सो ये लोग मॉरिस की मदद से जब जंगल पार करके एक झरने के थ्रू उस विलेज में पहुंचते हैं तो वहाँ के लोग ऑलरेडी इन्हें वापस आने बोलते हैं। लेकिन फिर शांग-ची की मासी यानी उसकी मॉम की सिस्टर जांग नान आ जाती है और उन सबको वेलकम करती है, क्योंकि वो यहाँ काफ़ी मुश्किलों के बाद पहुँचे थे। और जैसा कि अब तक हुआ, शांग-ची उन्हें अपने पिता और वेनवो की उसकी सारी इंटेंशंस के बारे में बताता है और फिर जांग नान उसे इस आइलैंड के इतिहास के बारे में बताती है कि यांग ली एक जंग में मारी गई जो हमारे पूर्वजों और सोल स्नैचर के बीच हुई थी। वो लोग की आत्मा को खींच लेता है। उसने इस आइलैंड को पूरा नष्ट कर दिया था और अब इंसानी दुनिया पर हमला करने वाला था, बट फिर हमारे पूर्वजों ने एक टीम बनाई और उसके मॉन्स्टर को एक बड़ी सी दीवार के पीछे कैद कर दिया और उसकी शक्तियाँ इतनी तेज़ है कि वो काफ़ी लोगों को उनका लव्ड वन की आवाज़ में उसे छुड़ाने के लिए कहता है, जैसे कि तुम्हारे पिता को कहा। क्योंकि सिर्फ वेनवो में ही इतनी ताकत है तो वो उसे दीवार को तोड़कर उसे वहाँ से बाहर निकाल सकता है। इस सीन में हमें वहाँ के वेरियस जानवरों और हथियारों के बारे में भी पता चलता है और यहीं जांग नान उन तीनों को वहाँ के सुपर हीरो कॉस्ट्यूम भी देती है। वहाँ से ही एक फ्लैशबैक का सीन हमें देखने को मिलता है जिसमें हमें पता चलता है कि यांग ली की डेथ 10 रिंग्स की वजह से ही हुई थी, क्योंकि जब 1000 सालों तक लड़ाई करी और अचानक से नॉर्मल लाइफ जीने लगे तो दुश्मनों को हमला तो करेंगे ही। और एक दिन वेनवो की गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाकर एक गुंडे ने उसे मार दिया। अब सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहाँ वो दिन आ चुका था जहाँ वेनवो इस आइलैंड पर पहुँच चुका था और शांग-ची सबके साथ उनके अगेंस्ट खड़ा होता है। अब यहाँ दोनों टीम्स के बीच काफ़ी लड़ाई होती है और मौका पाते ही वेनवो उस दीवार के पास पहुँच जाता है। शांग-ची सच्चाई बनाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वेनवो उसकी एक नहीं सुनता और शांग-ची को पानी में फेंक देता है और दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से तोड़ने लगता है। और जो सच्चाई थी कि सोल ईटर निकलने शुरू हो गए, यहाँ उन्हें यूनिटी याद आती है। वाओ,
तभी आता है हमारा हीरो, जैसे पानी में मिल गया था वही ओरिजिनल प्रोटेक्टिंग ड्रैगन। वो आता है और अपने पिता को दरवाजे खोलने से मना करता है कि अगर मेन मॉन्स्टर बाहर आ गया तो उसे बंद करना काफ़ी मुश्किल होगा। यहाँ पर फिर से हमें एक काफ़ी अच्छी फाइट सीन देखने को मिलता है और VFX सीन्स भी देखने को मिलते हैं, और इसी के साथ 5 रिंग शांग-ची को मिल जाती हैं और उनका कलर गोल्डन हो जाता है। और वेन वो अब ये जान चुका था कि उसके बेटे इन 10 रिंग्स की पूरी पावर को संभाल सकता है। इतने में ही वहाँ से वो सोल ईटर आज़ाद हो जाता है और उसके पिता की आत्मा को ले जाता है। अब होती है अल्टीमेट फाइट द प्रोटेक्टिंग ड्रैगन और द सोल ईटर के बीच। और इस फाइट को एक्सप्लेन करके मैं इसका मज़ा तो नहीं ख़राब करूँगी, बट ये फाइट मेरी फेवरेट है। एक स्पॉइलर कि ये सोल ईटर इतना शक्तिशाली था कि अपनी भूख के लिए प्रोटेक्टिंग ड्रैगन की आत्मा को ही लेने वाला था, लेकिन तभी नीचे से केटी फाइनली एक अच्छा काम तो किया। उसके गले पर जहाँ वो सोल्स रख रहा था वहाँ एरो मार देती है और सोल ईटर को कमज़ोर होने की वजह से वो सब उस मॉन्स्टर को हमेशा के लिए ख़त्म कर देते हैं। अब मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें पता चलता है कि वो शांग-ची 10 रिंग्स उसके पास आते ही गोल्डन इसलिए हो गई थी क्योंकि वो एक्चुअली टैलो के सदस्य को ही बिलोंग करती थी, और ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। पर ये वीडियो नहीं, क्योंकि अब मैं आपसे कहना चाहूँगी प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। एंड विद दैट सेड कीप वॉचिंग बिंज वॉच्ड।